साथियों नमस्कार। पद्मेश तेलंग पुनः हाजिर है फिनिशिंग टच की इन टॉपिक्स को लेकर। और विषय चल रहा है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम खाद्य और पोषण टॉपिक को लेंगे। खाद्य और पोषण में देखिए, भोजन जो हम खाते पीते हैं उसमें पोषक तत्व एक शब्द है। पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं, वे कंपोनेंट हैं जिनकी शरीर को उचित मात्रा में आपूर्ति जरूरी होती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, पानी और फाइबर शामिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट यौगिक कार्बन होते हैं और यौगिक कार्बन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये शरीर को ऊर्जा को देने का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन शरीर के जो पोषक तत्व हैं, शरीर के लिए निर्माण खंड, हमने आपको बताया कि शरीर की कोशिकाएं टूटती रहती है, बनती रहती हैं, उनके निर्माण के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। कोशिका ऊतक के विकास के लिए ये प्रोटीन जो हैं अमीनो अम्लों से बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। एक पोषक तत्व होता है वसा, फैट। फैट भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है और उससे हमारी कोशिकाएं थोड़ी सी प्रॉपर बनी रहती हैं। एक होते हैं विटामिन। विटामिन भी कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के जैविक कार्य और शरीर की प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है। विटामिन ए गाजर पपीता वगैरह से मिलता है ना। कॉर्निया, आंखों का सूखापन नहीं तो हो जाता है, आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन डी जो है अंडा, लीवर, अस्थियों को मुलायम होकर जो मुड़ जाती हैं उसके लिए, ऐसा नहीं हो उसके लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन ई है, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 12 है, विटामिन सी है। खट्टे सब्जियों से, अनाज, नींबू से स्कर्वी रोग हो जाता है नहीं हो तो। ये सब कुछ विटामिन है। तो विटामिन के बाद एक खनिज भी जरूरत है, जो उसको शरीर को। खनिज अकार्बनिक पदार्थ हैं और जो आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जीवन के लिए जरूरी होते हैं। खनिज के से, मिनरल से दांत, हड्डी, ऊतक, रक्त, इनकी घटक बनते हैं। तो ये खनिज भी जरूरी है शरीर को। तो ये जो हमने बताया आपको पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, पानी तो चाहिए और फाइबर भी चाहिए होता है। तो कुछ कमी इनसे जब हो जाती है खाने में, हमारे खाने में ये पदार्थों की कमी होती है, तो जो कुछ रोग होते हैं उन रोग की मैं चर्चा करूं। क्वाशियो कोर, क्वाशियोर कोर एक प्रोटीन कम हो जाती है तो उसकी एक ज़्यादा प्रोटीन कमी हो जाती है तो उससे बीमारी हो जाती है। और फिर सूखा रोग या रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स छोटे बच्चों को हो जाते हैं और ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। क्वाशियोर कोर कहते हैं। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो रतौंधी, आंखों में अंधापन सा आ जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में। विटामिन ई की कमी हो जाए तो प्रजनन संबंधी बांझपन वगैरह हो जाता है स्त्रियों में। और विटामिन के कम हो जाए तो रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी 1 में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी 2 कम हो जाए तो चिलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी 3 से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी 6 से चर्म रोग हो जाते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है। इसलिए ये सब विटामिन होना भी जरूरी है और अन्य पोषक तत्व जरूरी है। तो एक, इसलिए भोजन के लिए स्टैंडर्ड भोजन मिले। खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए सरकार का एक संस्थान है ISI, भारतीय मानक संस्थान। मशहूर नाम है ISI। इसका भारतीय मानक ब्यूरो है। और ये औद्योगिक उत्पाद भी जैसे हैं, स्विच है, वायरिंग केबल है, पानी गर्म करने वाले यंत्र वगैरह,
इन सब की स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करता है, लेबल देता है, सर्टिफिकेशन देता है। और इसी पैटर्न पर एगमार्क, AGMARK, एगमार्क एक निशान है। ये कृषि और पशुधन उत्पाद जैसे हैं, अनाज है, आवश्यक तेल है, दाल है, शहद है, मक्खन, इनको प्रमाणित करता है। एक FPO, फलों से बने उत्पाद जैसे हैं जूस, जैम, जॉस, सॉस, सब्जी, अचार, इनको प्रमाणित करता है। और एक FSSAI, FSSAI ये भी एक नियमन करता है खाद्य सुरक्षा के लिए, रेगुलेशन करता है, पर्यवेक्षण करता है, वॉच रखता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये भी एक अपना लेबलिंग देता है, प्रमाणीकरण करता है। उसके बाद हम चलते हैं रक्त समूह और RH कारक पे आते हैं। जो हमारा ब्लड है शरीर का, उसमें जो रक्त समूह है, और रक्त क्या होता है, तरल जो है, तरल पदार्थ है, और संयोजी ऊतक है। ऊतक कोशिका के से जो बनता है, कोशिका बेसिक यूनिट बताई हमने, कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यूज कहते हैं। कोशिका को सेल कहते हैं, सेल से भी टिश्यूज बनते हैं। तो रक्त भी जो है ना एक तरल है लेकिन ऊतक है। और मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का काम क्या है कि जो शरीर में खाया पिया का जो पोषक तत्व है और ऑक्सीजन है, उनको सारे शरीर में पहुंचाता है, और हानिकारक जो पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उनको कोशिकाओं से बाहर निकालता है। तो रक्त में की जो संरचना है, रक्त कैसे बनता है, एक तो प्लाज्मा होता है, उसमें 55%, ये भी गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, और मुख्य इसमें प्रोटीन होता है, पानी होता है। और इसमें प्लाज्मा से रक्त का जो थक्का जमाने की क्वालिटी है, उससे जो सीरम वीरम बनते हैं, सीरम वगैरह, ये प्लाज्मा बनाता है। ये रक्त का एक कंपोनेंट है। और रण रक्त की कणिकाएं हैं, कोशिका कणिकाएं हैं, जैसे लाल रक्त कणिका हैं, RBC कहते हैं, रेड ब्लड कर्पस्कल। और श्वेत रक्त कणिका हैं, व्हाइट ब्लड, WBC। और प्लेटलेट्स हैं। ये सारे कंपोनेंट रक्त के बनते हैं। तो जिसमें कभी हमने देखते हैं कि कहीं किसी को रक्त की कमी है तो रक्त चढ़ाते हैं, फिर उसमें भी अगर प्लाज्मा की कमी है तो उसमें से रक्त में से किसी के दिए हुए रक्त में से प्लाज्मा निकाल के चढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। ये सब रक्त के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। व्हाइट रक्त कणिका जो है, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, WBC भी। अच्छा, ये सारी रक्त कणिकाएं का भी बैलेंस होना चाहिए, कोई कम नहीं होनी चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसके कारण भी बीमार होते हैं। WBC जो होती है, WBC लाल रक्त कणिका, जिसके कारण हमको रक्त लाल दिखता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। उससे एक हीमोग्लोबिन शब्द बनता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की इतनी मात्रा होनी चाहिए, अगर कम हो रहा है इसका मतलब आपकी RBC जो है, रेड ब्लड जो कणिका है, वो कमजोर पड़ रही है, कम हो रही है, फिर उनका इलाज किया जाता है। तो इस आधार पर जो रक्त है, खून है, उनका कुछ समूह बनाए गए, ग्रुप बनाए गए हैं। रक्त समूह बनाया था कार्ल लैंड स्टाइनर ने 1901 में। 1901 में लैंड स्टाइनर ने रक्त को विभिन्न समूह में बांटा था। तो उसमें कुछ समूह हैं, ABO समूह है, रक्त समूह O है, रक्त समूह AB है ना, और ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के रक्त समूह हैं। इसमें एक रक्त समूह O है, इसको सार्वभौमिक दाता कहते हैं। कि इसका मतलब ये है कि ये O रक्त समूह वाला अपना खून किसी भी समूह वाले को दे, चल सकता है, लेकिन खुद के केवल O समूह वाले से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो जब रक्त चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है, तो ग्रुप की पहले जांच की जाती है कि इसका ग्रुप कौन सा है। उसी ग्रुप का बाहर से खून फिर चाहिए होता है। किसी एक ग्रुप का खून दूसरे ग्रुप में नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ ये O ग्रुप वाला जो है, ये किसी को भी रक्त दे सकता है, लेकिन खुद को लेना होगा तो O ग्रुप ही ले पाएगा। रक्त से जुड़ा हुआ एक शब्द है RH। RH में यूं समझिए कि लगभग 80% मनुष्यों की जो लाल रक्त कणिका है, RBC, उनकी सतह पर RBC पे एक RH एंटीजन पाया जाता है। एक पदार्थ सही का कहिए कि RBC के ऊपर एक RH एंटीजन पाया जाता है, और ये प्रोटीन है। और इस RH प्रोटीन को सबसे पहले मकाका रीसस, इस प्रजाति के बंदरों में खोजा गया था।
प्रश्न बन सकता है। RH एंटीजन सबसे पहले मकासा रीसस प्रजाति के बंदरों में खोजा गया था और RH के फिर अलग अलग फैक्टर हैं। RH-D होता है, E होता है, E होता है, C होता है, छोटा c होता है। ये जैसे रक्त के समूह हैं ऐसे RH के समूह हैं। RH पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ RH नेगेटिव लोग होते हैं। वापस इसमें रक्त कर देने की जरूरत पड़ती है तो फिर मिलान करके ही देना पड़ता है। हर किसी ग्रुप का रक्त किसी को नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही हर किसी RH प्लस या माइनस का रक्त हर किसी को नहीं दिया जाता है। इसलिए रक्त चढ़ाना एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। रक्त के संबंध में जो विकार हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया, एनीमिया में जो लाल रक्त कोशिका है RBC की कमी हो जाती है तो फिर त्वचा में पीलापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। सिकल सेल एनीमिया होता है, ये वंशागत जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो रक्त की कोशिका है वो अर्धचंद्राकार के आकार की होती हैं और फिर रक्त प्रवाह में अवरोध करती हैं। ये बाई बर्थ प्रॉब्लम होता है, इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एक होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी बाई बर्थ वंशानुगत रोग विकार है। ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है और आरबीसी जो रेड ब्लड की कणिका हैं उसमें ऑक्सीजन को जो एक जरूरी ऑक्सीजन को जो कैरी करता है आरबीसी हीमोग्लोबिन, उसको डिस्टर्ब करता है थैलेसीमिया। ये बाई बर्थ बच्चों को हो जाता है। एक लिम्फोमा, लिम्फोमा एक गांठ होती है, ट्यूमर। ये ट्यूमर हो जाती है तो फिर बाद में कैंसरस भी हो जाती है। एक होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये भी वंशानुगत ही होता है, रक्त विकार है। इसमें रक्त का थक्का जो बनता है ना, उसमें रुकावट आती है। तो जैसे हम चोट खाते हैं, बहुत जल्दी रक्त में थक्का बन जाता है। ये रक्त में थक्का बनना बहुत जरूरी है, लेकिन हीमोफीलिया वाला जो रोगी होता है उसके रक्त में थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया वाले रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है और ऐसे में कभी उसको चोट लग जाती है तो फिर रक्त बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये भी एक रक्त संबंधी विकार है। इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, कुछ रोगों की बात करें। देखिए, कुछ रोग जो होते हैं, तपेदिक है, खसरा है, काली खांसी है, हैजा है, टाइफाइड है, इनके बहुत सारे कारण होते हैं। और कुछ संक्रामक रोग होते हैं जो छूत की बीमारी जिसको कहते हैं उस ढंग से फैलते हैं। वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, खसरा है, फ्लू है, पोलियो है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। और बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारी हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ, दस्त, डायरिया है। बीमारियां जो प्रोटोजोआ से होती हैं, एम्बियासिस है, दस्त है, घातक मलेरिया है। इस तरह की कुछ बीमारियां संक्रामक रोग हैं ये। और कुछ गैर संक्रामक रोग हैं, वृद्धावस्था के कारण हो जाते हैं, धमनी में कठोरता आ जाती है, एलर्जी होती है, मानसिक विकार है, कैंसर है, ये गैर संचारी रोग हैं। तो कुछ बीमारियों की हम बात करें, जैसे कैंसर है। कैंसर में अनियमित इरेगुलर कोशिका विभाजन होता है, कोशिका टूटती बनती रहती है, लेकिन कैंसर में क्या होता है, कोशिका बहुत फास्ट स्पीड से कोशिकाएं टूट के नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और टूटने की प्रक्रिया कमजोर होती जाती है, बनने की ज्यादा होती है, तो फिर गांठें बन जाती हैं और कोशिकाएं पूरे शरीर को डिस्टर्ब करती है, उसको कैंसर कहते हैं। तो उससे क्या होता है, असंगठित कोशिकाओं का समूह उत्पन्न होता है और फिर जिसे कैंसर ट्यूमर कहते हैं। तो ये कैंसर ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ओस्टियोमा, फाइब्रोमा, ग्लियोकोमा, मेलेनोमा, लिम्फोमा। इसी तरह से कुछ गैर संक्रामक बीमारियों में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दमा है, मायोपिया है, जिसमें पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से आदमी देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को मायोपिया वाला नहीं देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो अच्छी दिख जाती है, लेकिन पास की दृष्टि उसकी कमजोर हो जाती है। इसी तरह से ग्लूकोमा है, उसमें आंखों में एक नेत्र रोग होता है,
एक तरल पदार्थ बढ़ जाता है। विटिलोगो है, ल्यूकोडर्मा है। ल्यूकोडर्मा त्वचा का विकार है, सफेद धब्बे हो जाते हैं। शराब और नशा का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, अवसाद है। ये कुछ बीमारियां हैं। बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। ये डे टू डे की चीजें हैं। कोविड हुआ था अभी, कोविड में भी अलग जूनोटिक रोग कहलाते हैं ये। जूनोटिक रोग में कोविड आ गया, सार्स आ गया। अब इसके बाद हम साइंस टेक्नोलॉजी में पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी है उसकी बात करें। पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है उसको पारिस्थितिक कहते हैं। तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, इनके बीच की जो क्रिया है उनका अध्ययन होता है। और इसमें वायु, जल, मिट्टी, इन सब का भी रोल होता है, इन सब का अध्ययन है। एक जैवमंडल शब्द है। जैवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां जीवन अस्तित्व में है। तो इसमें भूमि, जल, वायु शामिल है जहां जीवित प्राणी पनपते हैं। तो ये जैवमंडल है। जैवमंडल के बाद हम आते हैं जैविक अंतःक्रिया है, कुछ जीवों की और पर्यावरण की आपस की अंतःक्रिया है। उसमें एक टर्म आती है इकोटोन। इकोटोन दो अलग अलग वनस्पति समुदायों जैसे वन और घास के मैदान के बीच में वनस्पति का एक जो संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। अलग अलग दो प्रकार की वनस्पति, वन और घास का जैसे हमने उदाहरण दिया, उसके बीच की संक्रमण का जो क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। फिर फूड चेन है। फूड चेन की बात है कि किस तरह से एक रैखिक क्रम चलता है। जीव और एक जीव दूसरे जीव का भोजन करता है या पेड़ पौधों का भोजन करता है। पर्यावरण, पर्यावरण एक शब्द है। पर्यावरण से तात्पर्य वो परिवेश जो है, जिस परिवेश में कोई जीव रहता है और जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। इसमें कोई जीव रहता है और फिर भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थितियों को वो जीव लेता है। जीवों की वृद्धि होती है, विकास प्रभावित होता है, ये पर्यावरण होता है। इस पर्यावरण को डिस्टर्ब करने वाले एक जैसे वायु प्रदूषण है कि वायु प्रदूषण गैस और कणों के कारण हो जाता है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक संख्या, एक रंग, एक विवरण की अवधारणा को लॉन्च किया गया। उसको राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कहते हैं। और उससे आम आदमी अपने आसपास की वायु की गुणवत्ता कितनी है, वायु कितनी क्वालिटी की है, उससे पता पड़ जाता है उसको। अम्ल वर्षा एक शब्द है। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है एक ऐसी वर्षा जिसमें अम्लीय तत्व होते हैं, एसिडिक तत्व होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल, और फिर जो वातावरण से गीले या शुष्क रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये फिर शरीर को और पर्यावरण को और पेड़ पौधों को डिस्टर्ब करते हैं। तो एक वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 आया कि जिसमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने अपना एक अधिनियम बनाया। ऐसे ही वायु की तरह जल प्रदूषण भी होता है। समुद्री प्रदूषण है, नदी का प्रदूषण है, गंदगी उसमें प्रवाहित कर दी जाती है। और जल प्रदूषण के लिए भी फिर कुछ सरकारी योजनाएं हैं। पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। एक वियना सम्मेलन हुआ था। यह वियना सम्मेलन ओजोन परत जो है वायुमंडल की, उसकी सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ था 1985 में कि हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे ओजोन में जो दिक्कत आ रही है ओजोन परत की, और सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को वो नहीं पूरा सोख पाता है, उस ओजोन परत की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, वियना सम्मेलन हुआ था। इसी तरह से एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, बेसल सम्मेलन हुआ था, नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। ये बहुत सारी बातें। अब जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के जीवों की जो विविधता है, तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच की जो भिन्नता है, ऐसे स्रोत जिसमें जल है, स्थल है, अन्य प्रणालियां हैं, उन सबको शामिल अगर करें तो जो जीवों की विविधता हो जाती है, अलग अलग टाइप की विविधता, वो भी एक साइंस है पूरी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
बायोडाइवर्सिटी में आनुवंशिक विविधता भी आ जाती है भाई पैदाइशी, और फिर जीनों की जो विविधता है वो भी आती है, पर्यावरण के कारण विविधता हो जाती है वो भी आ जाती है। इन सब की भी एक साइंस है। इस डाइवर्सिटी के 3 कैटेगरी किए हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। बहुत डिटेल में हम इस पर फिर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला जो चैप्टर हम लेते हैं वन्य जीव जो अभयारण्य है हमारे वनों की सुरक्षा के लिए, तो भारत में कुल वन्य जीव अभयारण्य 573 है। ऐसे वन्य जीव अभयारण्य जहाँ जो जंगली जानवर वगैरह हैं उनकी सुरक्षा रखी जाती है। और सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और भारत का पहला अभयारण्य है वो मानस वन्य जीव अभयारण्य है, और अब उसको मानस राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये पहला अभयारण्य हमारा हुआ था। इसके बाद वहाँ संरक्षण किया जाता है जीवों का, वृक्षों को संरक्षित किया जाता है। और फिर इसी क्रम में चिड़ियाघर हैं, वनस्पति उद्यान हैं, वन्य जीव सफारी पार्क हैं, बीज बैंक हैं, जीन बैंक हैं, शीतलन भंडार वगैरह हैं। एक टर्म आती है मेगा डाइवर्स देश। मेगा डाइवर्स देश उन देशों का समूह है जो विश्व की अधिकांश प्रजातियों और बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों का घर है, विविध प्रकार के जीवों का घर है। ऐसे कुछ देश हैं, उनका देशों का समूह को मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। हमारे यहाँ भी विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम चले, हाथी संरक्षण प्रयास चला, बाघ आरक्षित अभियान चले, गोडावण का परियोजना चली। इस तरह की सरकारें पहले हुई हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए हैं। बॉन कन्वेंशन हुआ है जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, जल के लिए, संरक्षण के लिए। और इसी तरह से जैव विविधता के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। नागोया प्रोटोकॉल हुआ, नागोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल हुआ। ये सब जैव विविधताओं की संरक्षण के लिए हुए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यहाँ जो संकटग्रस्त हमारा साइबेरियन सारस है, और विश्व के स्तर पर जो संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, धब्बेदार बाज, और शाही बाज जो है इंपीरियल ईगल, उनके लिए सर्दियों का घर बनाया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान में। ऐसी नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 1988 में उत्तराखंड में बनाया गया। सबसे ऊंचा पर्वत जो है नंदा देवी, वहां पर हिम तेंदुआ के लिए सुरक्षा के लिए बनाया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में बना, बंगाली टाइगर के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में बना। सिक्किम में कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालय ताहार, ढोल, सुस्त भालू वगैरह इन सबके संरक्षण के लिए। तो इस सब के बाद हम राजस्थान में क्या विकास किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए राजस्थान के कुछ रोल बताएं। राजस्थान में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, स्थापना 1983 में हुई है। उद्देश्य उसका ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करे और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को विज्ञान के मार्फत से सुधारे। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कुछ संस्थान और हैं जो इस विभाग के अंदर में आते हैं। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र RSAC जोधपुर में है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र RSC जयपुर में है। डॉक्टर DS कोठारी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र उदयपुर में है। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान काम कर रहा है। कंप्यूटर विभाग की स्थापना 1987 में की राजस्थान सरकार के ऑफिसों के लिए, और 30 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार कर दिया है। और फिर 2002 में विभाग का नाम इसी क्रम में बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया है। ये हमारा राजस्थान की पहल है। राजस्थान में एक नाम काजरी CAZRI केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में, और उसका उद्देश्य है कि राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीकरण है और भूमि क्षरण है उसको रोके।
एक संस्थान और है आफरी, AFRI, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका भी उद्देश्य ये है कि गुजरात, दादरा नगर हवेली में केंद्र शासित प्रदेश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ाए। राजस्थान की कुछ सरकारी नीतियों की चर्चा हम कर रहे थे। तो राजस्थान ई गवर्नेंस IT एंड ITES नीति है 2015 की राजस्थान की। इसका विजन ये है कि सुशासन की प्राप्ति करें, विकास को बढ़ाएं और सूचना और संचार जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके ई गवर्नेंस को बढ़ाएं, डिजिटल विभाजन को देखें, सेवाओं की डिलीवरी में सुविधा करें और डिजिटल राजस्थान का निर्माण करें। ये IT एंड ITES नीति 2015 की पॉलिसी है। एक राजस्थान बायोटेक नीति 2015 आई है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में बायोटेक क्रांति को थोड़ा सा डेवलप करें। राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति 2021-16 है। इसमें राजस्थान में एक मजबूत बौद्धिक संपदा प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य है। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 है। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप की वृद्धि को प्रोत्साहन देवे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यटन व्यवसाय, IT व्यवसाय, उसके लिए निवेश आए। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने कुछ और काम भी किए हैं। RSCIT राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र RSCIT और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL का एक कार्यक्रम है ये RSCIT। और इसका उद्देश्य भी है कि आवश्यक डिजिटल जो साक्षरता है, ऐसे कौशल वाले लोगों को सशक्त बनाया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रोग्राम और है राज्य सरकार राजस्थान का, कार्य प्रोग्राम KARYA प्रोग्राम 2023। फुल फॉर्म है उसका नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। तो कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य सरकार के जो संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें जो बुनियादी विज्ञान, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के छात्रों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में गर्मियों की छुट्टी के दौरान 8 सप्ताह का अवसर दिया जाए काम करने का और चयनित छात्रों को फिर TADA खर्चे देके फेलोशिप दी जाए। ई गवर्नेंस के लिए भी राजस्थान ने पहल की है। राजनेट के नाम से कनेक्टिविटी का मल्टी मोड एक मंच बनाया। राज स्वान परियोजना 2013 है। ये भी, इसमें भी IT क्षेत्र में ऐसा कुछ उसका उपयोग करके प्रशासनिक दक्षता की जाए। राज ई साइन है, भामाशाह योजना है कि जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डेवलपमेंट में पैसा देने के लिए। जन सूचना पोर्टल 2019 भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही यहाँ एक पोर्टल बनाया गया है विभिन्न सूचनाओं को लेने के लिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल भी बनाया गया है। इस संपर्क पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को एक ऐसा मंच देना था जिसमें कोई भी नागरिक किसी भी विभाग में अपनी शिकायतें दर्ज कर सके। एक ई मित्र चल ही रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी कंप्यूटर सेवाओं पे आधारित है और आम नागरिक को सरकारी सेवाओं की सुविधाएं देता है। इस प्रकार राजस्थान की में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। एक टर्म की और जाते जाते मैं चर्चा करूंगा, उसको कहते हैं STRIDE, स्ट्राइड, STRIDE। STRIDE का मतलब है, S का मतलब विज्ञान, समाज और स्टार्टअप, T का प्रौद्योगिकी, R का मतलब अनुसंधान और रिमोट सेंसिंग, I का मतलब नवाचार और IPR यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार, और D का अर्थ है डिजाइन और विकास, और E का अर्थ है उद्यमी और शिक्षा। तो राजस्थान सरकार का या भारत सरकार का भी एक उद्देश्य है स्ट्राइड को STRIDE का डेवलप किया जाए। ये सब कुछ मोटे मोटे पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा थी। मैं समझता हूँ कि बहुत डिटेल में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा ज्ञान है। मोटे तौर पे ये फिनिशिंग टच पॉइंट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का
इतना ही करने के बाद हम यहाँ विश्राम लेते हैं और उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता होने के लिए, और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं ये जो हमारी श्रृंखला रही, सीरीज रही लेक्चर्स की, RS प्रीलिम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सारी जानकारी प्राय पूछी जाती है, ये सबको आप लोगों को लाभकारी होगी, मुझे इस विश्वास है। आपका साथी पद्मेश तेलंग यहाँ अब आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।